तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं मॉडल पेपर, हाई स्कूल के मॉडल पेपर जो 2025 में पेपर करवाए गए हैं, उसको हम एक लाइन से सॉल्व करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए दोस्तों हम बस सॉल्व करवाते हैं। सेट नंबर फर्स्ट 2025 का मॉडल पेपर है और उसका जो कोड है वो लिखा गया 822 VV। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम समझाते हैं और सॉल्व करवाते हैं। तो दोस्तों प्लीज, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखा जाए कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं इसमें। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे सब ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, तो बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को देखा जाए, समझा जाए। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, उसको समझा जाए पहले अच्छे से, इसके बाद इसको सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में इसमें बोला गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। योग मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, उसको जोड़ना है। कह रहा है कि अगर हम एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या जब हम जोड़ेंगे तो उसका क्या होगा। कह रहा है परिमेय संख्या होगा कि प्राकृतिक संख्या होगा कि पूर्ण संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चार ऑप्शन हमने लिखा है। तो दोस्तों, अगर इसको हम समझाते हैं आपको उदाहरण के साथ, तो बोला है एक परिमेय संख्या। अगर कोई हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का मतलब मान लेते हैं कोई एक हम अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। जब इन दोनों का हम करेंगे योग, क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम करते इन दोनों का योग तो कह रहा है इसका आंसर सदैव होगा। इसका बताना कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर किसी परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या जुड़ता है चाहे घटता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों कि अपरिमेय संख्या। क्या आएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी है। ठीक, तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें बोला है कि संख्या कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या बता रहे दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अगर हम 156 का गुणनखंड करते हैं तो अगर इसको हम काटते हैं सबसे पहले दोस्तों किससे काटेंगे, 2 के। तो 2 से अगर काटेंगे 2 सत्ते 14, एक बचा यहाँ पे उसके पास आएगा तो 16 हो गया। तो 2 8 16। फिर इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 3 6 हो गया, एक बचा यहाँ पे 18 हो गया और 2 9 18 हो जाएगा। अगर इसको हम काटते 3 के टेबल से तो 3 1 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा। और 13 दोस्तों किससे कटेगा, 13 के टेबल से कितनी बार में, एक बार में। तो अगर देखा जाए दोस्तों कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुणे 3 एक बार है 3 हो गया और 13 है तो कि दोस्तों क्या लिख देंगे 13। अब देखेंगे कि इस तरह ऑप्शन में कौन दिख रहा है, इसके चार ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर इसकी तरह देखा जाए तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है दोस्तों, बी। ऑप्शन नंबर कौन है, बी। मतलब कि ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये इसके 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, कि तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले दोस्तों पहले क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझा जाए कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है बोल रहा है कि यदि 3x + 5y बट्टा में 3x - 5y बराबर 7 बट्टा में 3 हो तो पूछा है कि x अनुपात y का मान होगा। हमको इसका रेशियो निकालना, मतलब x अनुपात y का मान निकालना है कि क्या होगा इसका। तो दोस्तों क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन लिखा गया है कि 3x प्लस में 5y बटे 3x - 5y बराबर हो गया 7 बटा में 3। तो यहां से दोस्तों क्या कह रहे हैं, 3 गुणा कर ले जाए, इस 3 का इन 2 पद में गुणा, 7 का इन 2 पद में गुणा। अगर 3 का इन 2 पद में गुणा करते तो 3 का गुणा 3 में करे कितना हो जाएगा दोस्तों, 9x हो जाएगा। और 3 का गुणा अगर हम 5 में करते दोस्तों कितना हो जाएगा, 15y। कितना होगा दोस्तों, 15y हो जाएगा। और 7 का गुणा अगर 3x में करें कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 3 21x हो जाएगा। और 7 का गुणा अगर 5 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 5 में
35y। ठीक, तो इसमें दोस्तों क्या किया जाए कि x को x के पास कर लिया जाए, y को y के पास कर लिया जाए। तो इधर लिखा है 9x, इधर 21x प्लस में, इधर है दोस्तों किस में हो जाएगा माइनस में 21x बराबर उधर बच गया माइनस में 35y, इधर 15y प्लस में इधर गया तो किस में हो जाएगा दोस्तों माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे 21y में से अगर हम 9y घटाते हैं तो माइनस में बचेगा 12x। कितना बचेगा दोस्तों 12x, मतलब कि अगर हम 21x में से अगर हम 9x अगर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 12x, और बराबर यहाँ दोनों को कह रहा है ऐड करने के लिए, मतलब कि 15 भी माइनस में और 35 भी माइनस में। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों 50y। कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। अगर हमको अनुपात निकालना है तो हम y को भेजते केवल और केवल y को भेजते हैं इधर, तो x के बटे में, और ये 12 जाएगा 50 के बटे में। अगर हम यहाँ x को रोकते हैं y को इधर लाते हैं तो आ गया इसके बटे में, तो उधर बच गया माइनस में 50, और 12 जब जाएगा तो इसके बटे में जाएगा तो हो गया माइनस 12, तो माइनस से माइनस कट गया। अगर हम 2 के टेबल से काटते हैं तो 25 बार में कटेगा, इसको 2 से काटते हैं तो 6 बार में। तो दोस्तों बचेगा क्या यहाँ पे, तो बच गया x बटा में y बराबर बच जाएगा 25 बटा में 6, और बटे का मतलब दोस्तों होता है अनुपात, मतलब किसको लिख सकते हैं कि x अनुपाते y बराबर 25 अनुपाते में 6। तो ये निकल गया इसका अनुपात। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन इसकी तरह दिख रहा है, तो इसकी तरह देखा जाए दोस्तों कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है 25 अनुपाते 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा दोस्तों सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व किया। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 बट्टा में 3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। क्या पूछा है दोस्तों विविक्तर पूछा है, मतलब कि इस समीकरण का हमको बताना है विविक्तर, और इसके 4 ऑप्शन दोस्तों दिए हैं। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको सॉल्व करके चेक कर लिया जाए। तो दोस्तों अगर हमको निकालना है इसका विविक्तर, तो विविक्तर बराबर फार्मूला होता है, मतलब d बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि b स्क्वायर माइनस में होता है 4ac। क्या होता है दोस्तों 4ac। अगर हमको इसमें मान रखना है तो b का मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए और c का मान पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो इस समीकरण में जो ये बहुपद दिया गया, जो समीकरण दिया गया इस समीकरण में कि जो पहला जो मान होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह किसका मान होता है दोस्तों a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है उसके चिन्ह के साथ वो किसका मान होता है दोस्तों b का, और ये जो पूरा मान दिया गया दोस्तों किसका मान होता है वह c का मान होता है। तो सब मान अगर पता है तो विविक्तर d बराबर निकालना है, तो b का मान हमको दे दिया गया कितना -2, और इसका स्क्वायर हो गया -4 गुणे a का मान कितना है दोस्तों, a का मान मिल गया है 3, अब गुणे c का मान कितना है दोस्तों 1 बटा में 3, तो 1 बटा 3 रखेंगे। -2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। 3 के टेबल से 3 का हो जाएगा, कट गया, केवल बच गया 4 एक माइनस में 4, और 4 में 4 गया बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। विविक्तर कितना आ गया दोस्तों 0। अगर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसके विकल्प में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या कह रहा है कि कह रहा है इसमें निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। क्या बताना है दोस्तों माध्य बताना है इसका, और माध्य बताने के लिए हम लोग ने आप लोग को अगर फार्मूला पढ़े होंगे तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर बताया गया होगा कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, इतना पता होना चाहिए आप लोग को। तो अगर माध्य निकालना है, माध्य निकालने का यही नियम होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों योग, और हमको अगर योग करना है तो एफ आई और एक्स आई का गुणनफल पता होना चाहिए, जो कि हमको दिया गया है। इसमें क्या क्या पता है, हमको दे दिया है वर्ग अंतराल, और दोस्तों दे दिया बारंबारता, मतलब क्या दे दिया एफ आई का मान दे दिया है। अभी हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, एक्स आई का मान। जब एक्स आई का मान निकल जाएगा तो दोनों का हम करेंगे गुणा, तब उसके गुणनफल को हम जोड़ेंगे। ठीक, तो अगर हम करते हैं, अगर हमको निकालना है सबसे पहले एक्स आई, तो दोस्तों देखिए पहले एक्स आई निकालते कैसे हैं। एक्स आई का मतलब दोस्तों होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को दर्शाते हैं एक्स आई से। और एक्स आई निकालने का तो दोस्तों सबसे आसान है
कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, मतलब ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 4 2 हो गया 6, और 6 में अगर हम 2 से भागें कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। 6 4 10, 10 का अगर हम आधा करते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा, 5। यही देख लेते कितने का अंतर है, वही अंतर सब में जोड़ते चल जाएंगे। तो देखा जाए 3 से हुआ 5, 2 का अंतर, 5 से दोस्तों क्या लिख सकते हैं 7, 7 से क्या लिखेंगे दोस्तों 9, और 9 से दोस्तों क्या लिखेंगे 11। क्या लिखेंगे दोस्तों 11, जोड़ के चेक कर लिया जाए। अगर हम 10 में 12 जोड़ेंगे हो गया दोस्तों 22, और 22 में अगर 2 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 11। ठीक, ये निकल गया एक्स आई, मतलब कि वर्ग चिन्ह। अभी हमको कह रहा है इसमें क्या काम करने के लिए, अभी हमको काम इसमें करना है कि एफ आई और एक्स आई के गुणनफल का योग करना है, मतलब कि दोनों का गुणनफल पता होना चाहिए। और दोनों का गुणनफल निकालने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा एक्स आई गुणे एफ आई, तब हम इसका योग ज्ञात कर पाएंगे। तो किसका किसका गुणा करना है, बारंबारता का और वर्ग चिन्ह का। तो बारंबारता और ये वर्ग चिन्ह दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों हो गया 6, इन दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा 20, इन दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा 49, और इन दोनों का गुणा करेंगे हो जाएगा 27, और 11 का 4 का गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा 44। कितना है दोस्तों 44 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम किसको किसको जोड़ते हैं इसमें, तो सूत्र से पता चलेगा। हमको करना रहता है योग, क्या करना है दोस्तों योग, और किसका किसका, इन दोनों का योग करना है और एफ आई का योग करना है। तो एफ आई का अगर इसका हम योग करेंगे दोस्तों तो सिग्मा एफ आई का जो योग होगा ये दोस्तों कितना आ जाएगा 20। कितना आएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसका योग करते हुए किए हैं तो दोस्तों आया है सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर आ जाएगा, कितना आया दोस्तों, अगर इसका हम योग करेंगे तो आएगा 146। कितना आएगा दोस्तों 146 आ गया। हमको दोनों का मान पता हो गया। अब दोस्तों केवल मान हमको इसमें रखना है। अगर इसमें हम मान रखते हैं तो बताइए सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना आया है 146, और नीचे इसका मान कितना आया है दोस्तों 20 आया है। अब हमको इसमें 20 से भाग देना है। अगर हम इसमें 20 से भाग देंगे दोस्तों आएगा 7.3। कितना है दोस्तों 7.4, तो इसके 4 तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में डीई किसके समांतर बोला गया दोस्तों बीसी के, मतलब जो डीई वाली जो भुजा है वह बीसी के समांतर है। इस प्रकार है कि एडी वाली जो भुजा है ए से लेके डी तक का 1.5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये रहा ए से लेके डी तक का जो है वो 1.5 सेंटीमीटर, डी से लेके जो बी तक की दूरी है वह 3 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद बोला गया है और ए से जो ई तक की दूरी है वह 2 सेंटीमीटर। ए से ई तक की दूरी कितनी है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। तो बोला है एसी का माप होगी, मतलब बताना है ए से लेके सी तक। कहां बताना है दोस्तों, हमको बताना है ये बड़ी वाली भुजा ए से लेके सी तक का माप कितना होगा। अगर हमको ये पूरा माप बताना है तो हमको पहले ई से लेके सी तक का दूरी निकालना पड़ेगा। जब ई से लेके सी तक का दूरी पता होगा तो इन दोनों को क्या कर लेंगे दोस्तों जोड़ लेंगे, तो बड़ी वाली दूरी पता हो जाएगा। और दोस्तों पता हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, बताया गया होगा कि प्रमेय 6.1 से यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई तीसरी भुजा जाती है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। मतलब कि इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा इस भुजा के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसे लिख सकते हैं। तो ए से लेके डी तक का मान कितना है दोस्तों 1.5 है, और डी से लेके जो बी तक की दूरी है वो कितना है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, बराबर ए से लेके ई तक की दूरी कितना है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, और ई से लेके सी तक की दूरी हमको पता नहीं है तो उसको क्या मान लिया जाए दोस्तों एक्स मान लेते हैं। पता होगा कि अगर दशमलव हम एक अंक के बाद से हटाते हैं तो नीचे कितना लिखते हैं 1 जीरो लगाते हैं। अगर इसको हम काटते हैं तो 15 का नम 15, अब 15 दूना कितना होगा दोस्तों 30 हो गया। तो ऊपर 1/2 बराबर 2 बटा में x,
तो x से करने में कितना हो जाएगा दोस्तों x, और 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 4। x का मान कितना आ गया, मतलब कि ये वाली जो दूरी है ई से लेके जो सी तक की दूरी हो गया 4 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको बताना था ए से लेके सी तक का माप कितना होगा। ए से सी तक का माप मतलब कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब 2 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 6। कितना हो दोस्तों 6 सेंटीमीटर। अब इस 4 ऑप्शन में देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर लिखा कहाँ है, मतलब 6 सेंटीमीटर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह दोस्तों सही है। इसमें लिखा है 6। कितना लिखा है दोस्तों 6.0, मतलब कि अंक के बाद हम 0.0 लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो लिखा गया है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। क्या निकालना है दोस्तों, इसकी दूरी ज्ञात करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 2 है, बी भी 2 कड़ी में 2 है, सी है वो कड़ी में 2 है, और डी है कड़ी में सॉरी दोस्तों 3 मात्र। तो बताया गया होगा दूरी के लिए फार्मूला डी बराबर बताया गया होगा कि डी बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये था। तो d बराबर दोस्तों, अब इसमें हमको मान रखना है। तो पहले ब्रैकेट में दोस्तों होता है x1 और y1, दूसरे में होता है x2 और y2। अब इसमें अगर मान पुट करते हैं तो अगर इसमें मान रखा जाए तो x2 का मान 4 और x1 का मान 2, मतलब कि 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां रखना y2 - y1। तो y2 का मान 1 और y1 का मान 3, मतलब 1 - 3 का होल स्क्वायर घटा दिया जाए। 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, और प्लस 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो बचेगा -2 का स्क्वायर। तो दोस्तों हो जाएगा 2 का 4 और ये भी हो जाएगा 2 का 4, और अंडर रूट में कितना है दोस्तों 8। और 8 को अगर हम तोड़ते तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो बताया गया था कि जो संख्या करड़ी में अपना जोड़ा बनाता है उसको एक बार बाहर कर देते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता दोस्तों उसको अंदर लिख दिया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कितना, 2 करड़ी में 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही होगा, बी, मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 8 में क्या बोला जा रहा है, तो इसमें कह रहा है कि द्विघात, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस में m बराबर 0 के मूल बराबर है। इसके मूल क्या है दोस्तों, बराबर है। तो कह रहा है तो m का मान होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक बार दोस्तों याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में दे करके बोल देता है मूल बराबर है तो विविक्तर डी का मान दोस्तों हो जाता है 0। विविक्तर डी का मान दोस्तों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब फार्मूला क्या बनेगा इसका, बनेगा तब b² - 4ac। ये हो गया, अगर मूल बराबर है तो b² - 4ac बराबर दोस्तों हो गया 0। अभी हमने बताया था कि इन सबका मान रखने के हम मान यहां से निकालते हैं। तो दोस्तों x² के आगे का जो इसका गुणांक होता है वह a का मान, ये हो गया दोस्तों b का मान, और ये हो गया किसका, c का मान। तो दोस्तों अगर b का मान देखा जाए तो b का मान कितना है दोस्तों, -12 और इसका स्क्वायर 4 × a का मान कितना हो जाएगा 3 × c का मान m बराबर में 0। तो 12 का स्क्वायर दोस्तों होता है 144 -4 × 12m बराबर में दोस्तों 0। 144 प्लस में दोस्तों इधर गया तो माइनस में, तो 12m बराबर हो जाएगा माइनस में 144, माइनस से माइनस गया, 12 का नंबर 12 और 144 कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 12 बार में। तो m का मान दोस्तों कितना आ गया, 12। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए दोस्तों कौन सा सही होगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, सी सही है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है। 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो इनका क्या बताना है हमको, एलसीएम क्या होगा। तो हमने फार्मूला बताया था कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या देता है तो पहली संख्या को कहते ए का मान और ये हो गया बी का मान। तो फार्मूला हमने बताया था ए × बी बराबर एलसीएम × एचसीएफ, हमने ये फार्मूला बताया था। ठीक, तो अगर हम इसमें मान रखते हैं तो ए का मान मिल गया 15, बी का मान मिल गया 25
और एलसीएम को कहा है निकालने के लिए, अगुणे एचसीएफ मिल गया 5। कितना मिल गया दोस्तों? 5। 5 के टेबल से अगर हम काटते हैं तो 5 एकम 5, अब 5 बचे होता है 25। तो अगर इन दोनों का हम करते हैं गुणा तो 15 बचे हो गया दोस्तों 75, इधर बच गया एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 75। तो 9वें का ऑप्शन अगर देखा जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? सही होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने बहुविकल्पी सॉल्व किया, अभी और बहुविकल्पी क्वेश्चन बचे उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी 3, 1, -1, डैश डैश के लिए सर्वांतर होगा। क्या बताना है दोस्तों? इसका सर्वांतर। तो सर्वांतर जब कहता है निकालने के लिए दोस्तों, तो सर्वांतर डी के लिए हमने बताया था कि डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मतलब कि इसके पहले मान को, जो पहला मान लिखा गया है वह होता है कितना दोस्तों? उसको कहते हैं हम a1। क्या कहते हैं दोस्तों? a1 कहते हैं। और इसके दूसरे मान को कहते हैं a2। क्या कहते हैं दोस्तों? a2 कहते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो a2 का मान कितना है दोस्तों? 1। a2 का मान कितना हो गया? 1। और माइनस a1 का मान कितना है दोस्तों? 3 है। कितना हो जाएगा? 3। अगर हम 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों? माइनस में 2। कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस में 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए दोस्तों, इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? इसका सही होगा। ठीक, जब भी सर्वांतर कहेगा निकालने के लिए हमेशा यही फार्मूला लगाएंगे कि a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, पहले वाले मान को हम कहते हैं a1 और दूसरे वाले मान को कहते हैं a2। ठीक, तो अगर अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या देखा जाए दोस्तों? 11 देखा जाए तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। क्या बोला है दोस्तों? माध्यक वर्ग। अगर हमसे माध्यक पूछता तो इसके निकालने का नियम कुछ और है, लेकिन हमसे पूछा गया माध्यक वर्ग। क्या पूछा है दोस्तों? माध्यक वर्ग पूछा गया है। तो और माध्यक वर्ग बताने के लिए हम देखते हैं बारंबारता वाले लाइन में कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक अगर देखा जाए दोस्तों कौन सा? इसका 10 है। 10 से जो ऊपर वाला जो इसका वर्ग अंतराल है, ये जो 10 से 15 जो 20 लिखा है वही इसका आंसर होगा। तो 15 से अगर 20 देखा जाए कौन सा ऑप्शन लिखा है दोस्तों? 15 से 20, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या होगा? इसका सही होगा। ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं थे, बस हमसे पूछा गया था माध्यक वर्ग। अगर हमसे माध्यक पूछता इसको हम सॉल्व करते, लेकिन हमसे पूछ दिया माध्यक वर्ग क्या होगा, तो हम खोजते हैं बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, उसके ऊपर का जो मान होता है वही क्या कहलाता है? उसका माध्यक वर्ग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? डी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान होगा। क्या बताना दोस्तों? इसका हमको मान बताना है। क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन लिखे गए हैं साइड में। अब देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, उसको सॉल्व किया जाए। तो लिखा गया है, कह रहा है कि अगर tan a बराबर का मान अगर 1 है तो बताइए कि tan में एक कितने अंश का मान होता है। तो अगर देखा जाए तो tan जो 1 है वह होता है 45 अंश का मान। एक किसका मान होता है दोस्तों? 45 का मान। tan से tan का हो गया दोस्तों, कट गया, तो a बराबर कितना निकल गया? 45 अंश। a का मान कितना हो गया? 45 अंश। अब हमको जिसका मान कहा था निकालने के लिए उसमें रखा जाए मान, तो 2 गुणे साइन हो गया, a का मान कितना रखना है दोस्तों? 45 गुणे कॉस हो जाएगा, और a का मान कितना रखना है दोस्तों? 45। तो 2 गुणे साइन 45 का मान होता है 1 बट्टा करड़ी में 2, और गुणे कॉस 45 का ये मान होता है 1 बट्टा करड़ी में 2। बटे लगाइए और ऊपर गुणा, अंश का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और हर का गुणा करेंगे समान कड़ी में बाहर कितना आ जाएगा? 2। 2 से 2 करेंगे कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने सॉल्व किया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है उसको देखा जाए, समझा जाए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, बोला गया है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु
Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या बोला है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर हमको बताना है वृत्त की त्रिज्या तो सबसे पहले इसका चित्र बना लिया जाए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो बोल रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, तो सबसे पहले वृत्त की बात किया तो वृत्त बना लिया जाए। अब बोला है वृत्त के केंद्र से, कहा बोला गया है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q। तो हो गया 25, यहाँ वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से बोला है 25 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु क्या है दोस्तों, Q है। तो बिंदु बोला है 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा, अब बिंदु Q से क्या खींची गई, वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या खींची गई है दोस्तों, वृत्त की स्पर्श रेखा जो कि वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। तो बोला जो वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वह कितना दे दिया है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। तो बोला है वृत्त की त्रिज्या, क्या निकालना है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो अगर हम वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं तो इसमें देखा जाए एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज का ये भुजा ये कड़ हो गया, ये आधार हो गया, मतलब निकालना है हमको लंब। क्या निकालना है दोस्तों, लंब निकालना है। तो नाम दे दिया, इसका नाम O हो गया, इसका नाम रख देते हैं P। अगर इसको हम सॉल्व करवाते हैं तो अगर इसमें देखा जाए तो हमने फार्मूला बताया है कि लंब बराबर फार्मूला बताया गया था कि कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर हो गया, कड़ कितना दे दिया गया है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना मिल गया है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625 और माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो दोस्तों कितना बचेगा 49, कितना बचेगा दोस्तों 49 बचेगा। और 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे में 7। जब कोई संख्या रूट में अपना जोड़ा बनाता है उसको क्या किया जाता है, एक बार बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम देखेंगे इस 4 ऑप्शन में कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा दोस्तों, सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें बोला गया है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, मतलब कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। फिर बोला जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, मतलब कि इसकी परछाई की लंबाई 20 करड़ी में 3 मीटर है। तो बोला इसका उन्नयन कोण होगा, क्या बनाना है इसका दोस्तों, उन्नयन कोण बताना है। तो अगर दोस्तों इसका चित्र अगर हम बनाते हैं तो बोला एक मीनार, मान लेते हैं यह जमीन हो गया, जमीन पर एक ये मीनार खड़ा हो गया। बोला जो मीनार की जो इसकी जो ऊंचाई है वह बोला है कि 20 मीटर है। कितना मीटर है दोस्तों, 20 मीटर है। और बोला जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, मतलब कि जमीन पर जब इसकी छाया बनेगी तो आई गिरेगी। तो मान लेते हैं इसकी ये छाया हो गया, क्या है दोस्तों, इसकी ये छाया मतलब परछाई हो गया, वह जिसकी लंबाई बोल रहा है कि 20 करड़ी में 3 मीटर है, 20 करड़ी में 3 मीटर है। तो बोला इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहाँ से इसको मिला दिया जाए। तो बोला इसका उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब निकालना है थीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों हम बताए होंगे, मतलब कहीं भी पढ़े होंगे तो बताया गया है कि हम इस पहले त्रिभुज में देखते हैं पहले कौन कौन सी भुजा दिया है। इसका नाम रख देते ए हो गया, बी हो गया, इसका नाम रख देते हैं सी। तो देखा जाए इस त्रिभुज का लंब पता है और आधार पता है, लंब और आधार पता है। तो त्रिकोणमिति का आप लोग को पढ़ाया गया था कि लंब बटा आधार किसके फार्मूले में होता है दोस्तों, tan का फार्मूला, मतलब कि पढ़े होंगे tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। तो tan हो गया, हमको थीटा का मान निकालना है। और लंब कितना पता है दोस्तों, लंब इसका दे दिया गया है 20 और आधार कितना पता है इसका 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3, 20 से 20 कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर बचेगा ऊपर 1 और नीचे करड़ी में 3। तो 1 बट्टा करड़ी में 3 हम देखेंगे कि tan के फार्मूले में कितने अंश का मान होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाता है, ये होता है tan 30 का मान। इसका मान होता है दोस्तों tan 30 का मान होता है। tan से tan कट गया तो थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों 30 अंश। थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों 30 अंश। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 30 अंश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह 30 अंश, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, कह रहा है इसमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप, एक वृत्त का
एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। मतलब कि जो वृत्त का जो एक चाप है वह केंद्र पे कितने अंश का कोण आंतरित करता है, 30 अंश का आंतरित करता है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर इसको देखा जाए दोस्तों, तो बोला गया है 14 सेमी त्रिज्या। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाया जाए। यह एक वृत्त हो गया, बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर भी हम खींच सकते हैं, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर भी खींच सकते हैं। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, यह वृत्त का एक चाप हो गया। तो बोला है वृत्त का एक चाप जो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है दोस्तों, 30 अंश का। कितने अंश का बना रहा है, 30 अंश का। तो बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है ज्ञात कीजिए। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पढ़ाया गया होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला बताया गया होगा कि थीटा बटे 360 गुणे होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसमें हम मान रखते हैं तो थीटा का मान हमको दे दिया गया है 30 अंश और बटे 360 हो गया, अगुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या हमको दे दिया गया है 14 गुणे 14, क्योंकि त्रिज्या स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 3 एक अन्नम 3, इसको भी काटेंगे 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6। अगर काटते हैं 2 के टेबल से, ये कटेगा 6 बार में और ये कटेगा 11 बार में। फिर अगर काटते हैं तो 7 एक अन्नम 7 और 7 दूना हो गया 14। फिर इसको काटेंगे 2 एक अन्नम 2 हो गया और 2 3 6 हो गया। ऊपर क्या क्या बचा दोस्तों, 11 गुणे 14 और नीचे बच गया 3। अगर इसका गुणा करते हैं 11 चौक 44 को 4 हो गया, हासिल बच गया 4, 11 एक अन्नम 11 और 11 4 15 और नीचे कितना हो गया दोस्तों 3। बोला है क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा, 154/3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर हमने 15 भी सॉल्व किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह बोला गया है, कह रहा है जोकर टोपी का आकार होगा। मतलब कि पूछ रहा है जोकर की टोपी का आकार होता है। तो इसमें अगर बताना है तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग दोस्तों बताइए, जो जोकर की टोपी होती है किस आकार की होती है। तो अगर देखा जाए जैसे जोकर की टोपी वही आकार होता है बर्थडे वाली टोपी। तो बर्थडे की जो टोपी होती है वो होता है शंक्वाकार, बेलनाकार तो होगा नहीं, ना ही आपका त्रिभुजाकार होगा, ना ही आयताकार होगा। वो किस आकार का होता है, शंक्वाकार होता है। तो इसलिए जो जोकर की टोपी होगा वो भी किस आकार का होगा, शंक्वाकार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप होगा। सरलीकृत रूप होगा, हमसे पूछा सरलतम रूप क्या होता है इसका, कल्पित माध्य विधि का और पग विचलन विधि का सरलतम रूप कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके। पहला कह रहा अप्रत्यक्ष विधि, दूसरा बोला है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा बोल रहा है संयुक्त विधि और चौथा बोल रहा है सरल विधि। तो दोस्तों पढ़ाया गया होगा कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का ही एक सरलतम रूप होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, तो इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य, क्या दे दिया कुछ, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो इसके 4 ऑप्शन बताएं, इसका बहुलक क्या होगा। तो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्यक। ये फार्मूला आपने पढ़े होंगे। तो अगर हम इसे मान रखते हैं, अगर बहुलक निकालना है तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यक, मतलब माध्यिका और माध्यक सेम होता है। तो माध्यिका कितना दे दिया गया है दोस्तों, 24 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दे दिया गया है, 15। तो 24 तिया अगर गुणा किया जाए तो 24 तिया होता है 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 3 6 और 1 7, 4 तिया 12, 2 हासिल 1,
3 गुना 6 और 1 हो गया 7, मतलब 24 या 72। अब 15 गुना कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया। 72 में से घटा दिया जाए, 2 में 0 गया 2 हो गया, 7 में से अगर हम 3 घटाए कितना बचेगा दोस्तों 4 हो गया। मतलब कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, सही है। यह क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहा है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब कोई पासा है, लीडो का जो गोटी आता है, उसको अगर हम एक बार फेंकते हैं तो बोला तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, मतलब कि एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताना है दोस्तों। तो अगर देखा जाए, अगर लीडो की अगर गोटी हम देखते हैं, जो पासा हम लोग फेंकते हैं, उसमें होता है 1 से लेकर 6 तक के अंक। तो होता है 1 2 3 4 5 और 6। कितने अंक होते हैं दोस्तों, उसमें 6 अंक होते हैं। तो बोल रहा है कि एक पासे जब हम एक बार फेंक रहे हैं तो बोल रहा है कि एक सम आने की प्रायिकता बताना है। अगर इसमें देखा जाए तो सम आने की प्रायिकता हमको दिख रहा है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कितने हो सकता है 6 हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए तो सम होने की प्रायिकता कितना है दोस्तों 3 है, और टोटल इसमें कितने अंक दिए गए हैं 6 अंक। मतलब कुल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कितने परिणाम हमको दिख रहे हैं 3 परिणाम दिख रहे हैं, और टोटल कितने परिणाम है 6 परिणाम। अगर इसको काटते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस बहुविकल्पी का मतलब इस मॉडल सेट का जो ये सेट नंबर जो 1 चला 2025 का जो 822 भी सेट जो चल रहा है, इसमें हम 19 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी का बचा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए तो इसका बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मतलब खंड अ हमने सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खंड ब। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। तो दोस्तों खंड अ का ये लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब खंड अ हमने पूरा सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है उनको हम सॉल्यूशन के साथ हमने सॉल्व करवा दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहा है, और इसके अगला हम वीडियो बनाएंगे इसका दोस्तों वो खंड ब का बनाएंगे। खंड अ में केवल बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड ब में इसका सॉल्यूशन कराएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, मतलब जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन जो 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उन सबको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर के दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है। तो अगर हम सॉल्व करवाते हैं इसको तो लिखा गया इसमें कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छ निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। हमको बताना है पत्ते होने की रानी होने की प्रायिकता बताना है। तो दोस्तों अगर इसको जाना जाए तो जो ताश की गड्डी होती है उस ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं 52। उस 52 पत्ते में से हमको बताना है रानी होने की प्रायिकता होगी। तो जो रानी होने की जो पत्ते होते हैं वो दोस्तों होते हैं 4 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं दोस्तों 4 पत्ते होते हैं। तो बताया कि जितना होने की परिणाम बोलता है, बोला रानी होने की प्रायिकता बताना है, तो रानी होने के कितने पत्ते होते हैं दोस्तों 4 पत्ते होते हैं। और कुल परिणाम जो देता है, कुल जो परिणामों की जो संख्या होती है टोटल संख्या कितनी होती है उसमें 52। अगर इसको हम काटते हैं तो 4 एकम 4 हो गया, और ये भी काटेंगे 4 एकम 4, एक बचेगा 12 हो गया, और 4 तिया होता है 12। तो इसका जो आंसर होगा वह 1/13। तो 1/13 का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो दोस्तों खंड अ हमने सॉल्व करवा दिया। अब अगली वीडियो हम पढ़ते हैं खंड ब, 2 नंबर के क्वेश्चन जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये क्वेश्चन 1 नंबर के सॉल्व हुए कि 1 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों अगर हो सके तो आप लोग भी मॉडल पेपर लेकर के इसको सॉल्व करिए। 2025 से 2019 तक के जितने भी प्रश्न इसमें है सब इसमें दिया गया, एक सेट दिया गया है। पेपर नजदीक है दोस्तों, अगर अब नहीं सतर्क होंगे तो दोस्तों आपका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों ले करके लग जाइए और अच्छे से इसको सॉल्व करिए, हर सेट को सॉल्व करिए।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के वीडियो का लेके खंड ब मिलेंगे हम। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।